रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत की एक 9 जज बेंच एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनने वाली है। एक ऐसा मैटर जो डिसाइड करेगा कि इंडिया में रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच बाउंड्री लाइन एग्जैक्टली कहाँ खिंचती है। और इस बार ट्विस्ट ये है कि डिस्कशन सिर्फ एक मंदिर या एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली हिंदू रिलीजन एंड मुस्लिम रिलीजन दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में आ गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या होने वाला है और क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। इसको समझने के लिए पहले वक्फ मैटर का बैकग्राउंड भी देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही इस पूरी स्ट्रैटेजी का बेस क्रिएट करता है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में लास्ट सीजेआई बीआर गवाई ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पूरी तरह से स्टे नहीं किया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को होल्ड पर डाल दिया था। कोर्ट ने क्लियर किया था कि नो केस वाज मेड आउट टू स्टे द इंटायर स्टैट्यूट, लेकिन कुछ क्लॉजेस पे प्राइमा फसाई कंसर्न दिखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो स्टे हुआ था वो था कि कोई भी इंसान तभी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम डेडिकेट कर सकता है जब वो पिछले 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। कोर्ट ने इसे सस्पेंड कर दिया और बोला कि ये क्लॉज तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉपर रूल्स फ्रेम नहीं कर देती। और ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स और दिए थे, पर इंपॉर्टेंटली कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि ये सब ऑब्जर्वेशन सिर्फ प्राइमा फसाई है और फाइनल डिसीजंस अभी तक पेंडिंग है। इसके बाद से इस केस में कोई अपडेट भी नहीं आई है, पर यहीं से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कंसर्न समझ आता है। उन्हें लगता है कि अगर कोर्ट्स रिलीजियस मैटर्स में डीपली एंटर करने लगेगा तो कल को वक्फ जैसे इश्यूज में भी वही लॉजिक अप्लाई हो सकता है। इसीलिए जब सबरीमाला का मैटर अब दोबारा 9 जज बेंच के सामने आ रहा है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी सबमिशन फाइल करके एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है। अब इस मैसेज में जाने से पहले इम्पोर्टेंट है समझना कि सबरीमाला का केस क्या है जो सीजे सूर्यकांत सुनने वाले हैं। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसमें विमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स को सबरीमाला टेंपल में एंट्री अलाउ कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि रिस्ट्रिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 25 का वायलेशन। लेकिन इस डिसीजन के बाद 50 से ज्यादा रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई थी, जहां लोगों ने आर्ग्यू किया कि ये सिर्फ इक्वलिटी का इशू नहीं है बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिस का भी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवरटर्न नहीं किया, लेकिन लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को 9 जज बेंच के पास रेफर कर दिया। अब वही 9 जज बेंच अप्रैल 7, 2026 से हियरिंग स्टार्ट करने वाली है, जिसके लिए कोर्ट ने डिटेल्ड शेड्यूल भी फिक्स कर दिया है। सीजे सूर्यकांत ने क्लियर किया भी है कि द 9 judge bench shall begin hearing the review case on April 7, 2026 at 10:30 am. Review petitioners shall be heard from April 7 to 9. Rejoinder submissions will be heard on April 21. और एक मेजर डेवलपमेंट ये भी है कि सेंटर भी रिव्यू पिटिशनर्स के सपोर्ट में आर्ग्यू करेंगे, जो इस डिबेट को और इंटेंस बना देती है। और इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सबमिशन में क्लियर किया है कि कोर्ट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम डिटरमाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिलीजन का कोर क्या है तो वो डायरेक्टली रिलीजियस ऑटोनॉमी में इंटरफेयर करेगा। उन्होंने अपने सबमिशन में लिखा भी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोर ऑफ अ रिलीजन इज इनहेरेंटली subjective and dependent on the beliefs of followers and therefore unsuitable for judicial determination. Simple language में समझे तो religion एक belief system है जो followers के faith पर डिपेंड करता है, और कोर्ट के पास कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं हो सकता डिसाइड करने के लिए कि क्या एसेंशियल है और क्या नहीं। ये आर्ग्यूमेंट सबरीमाला केस के कंटेक्स्ट में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर सबरीमाला के कोर आर्ग्यूमेंट देखे तो त्रवणकोर देवस्वाम बोर्ड का कहना है कि द रिस्ट्रिक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट और एनी सेक्शन ऑफ हिंदूज, it is based on age and is uniformly applicable. सबसे क्रूशियल पॉइंट ये दिया गया है कि it is directly linked to the unique नास्तिक ब्रह्मचार्य characters of the deity, a matter of religious doctrine, not social discrimination. मतलब ये कोई जनरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बल्कि डेटी के नेचर से जुड़ा हुआ एक स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये कंप्लीट बैन नहीं है, क्योंकि women below 10 और above 50 अलाउड है, और no absolute prohibition exists as each one of them when she crosses the age of 50 would be entitled to enter. लीगल लैंग्वेज में इसे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बोला गया है, जो इक्वलिटी टेस्ट का एक पार्ट होता है। और यहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली इंटरसेक्ट करता है। वो कह रहे हैं कि जब कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कोई प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं, तो वो रिलीजन के इंटरनल मैटर्स में एंटर करता है। उन्होंने क्लियरली कहा कि दीज मैटर मस्ट बी लेफ्ट फॉर दोज हु आर स्कॉलर्स इन रिलीजन और द रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड और आर द बिलीफ ऑफ द फॉलोअर्स। और ये सिर्फ थियोरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया गया। सर्टेन practices change with circumstances. The namaz which is offered at the time of burial is completely different from what is offered normally. इसका मतलब
मतलब ये है कि रिलीजन स्टैटिक नहीं होता बल्कि इवॉल्व करता है। तो कोर्ट का रिजिड टेस्ट लगाना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब मोरालिटी के डिबेट भी यहाँ पर सेंट्रल बन जाती है। कोर्ट्स अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मोरालिटी को सिर्फ उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि मोरालिटी शुड बी अंडरस्टूड बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द मॉरल प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजन कंसर्न्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मतलब जब तक कोई रिलीजियस प्रैक्टिस डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, उसे रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी दी है। द स्टेट शुड नॉट इन्वोक पब्लिक ऑर्डर और सेक्युलर रेगुलेशन एज अ प्रीटेक्स्ट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स विदाउट क्लियर लीगल जस्टिफिकेशन। जेंडर इक्वलिटी का एंगल भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ एक नुआंस स्टैंड लिया है। उनका कहना है कि जेंडर और रिलीजन को अपोजिंग आइडेंटिटीज नहीं समझना चाहिए। एक वुमेन अपनी ऑटोनॉमी असर्ट कर सकती है और साथ ही अपने रिलीजियस बिलीव्स फॉलो कर सकती है। मतलब हर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली ऑपरेशन नहीं होता। इसी के साथ इक्वलिटी के कंसेप्ट पर भी एक लेयर्ड आर्गुमेंट दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इक्वलिटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड मियरली एज ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स आइडेंटिकली, क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है जहां हर रिलीजन के प्रैक्टिसेस अलग है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि फेशियल न्यूट्रलिटी में कंसील अनइक्वल इफेक्ट्स, मतलब एक न्यूट्रल रूल भी डिफरेंट रिलीजन्स पर अनइक्वल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड में पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। एक तरफ कोर्ट है जो इक्वलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना चाहता है, दूसरी तरफ रिलीजियस बॉडीज है जो ऑटोनॉमी और फेथ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और बीच में पेंडिंग वक्त केस भी है जहां कोर्ट ऑलरेडी कुछ बाउंड्रीज डिफाइन कर चुकी है। अब सबरीमाला का 9 जज बेंच ये डिसाइड करेगा कि कोर्ट्स की लिमिट क्या है जब बात रिलीजन की हो, कि क्या कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि रिलीजन का एसेंशियल पार्ट क्या है या ये पावर्स कम्युनिटीज के पास ही रहनी चाहिए। अप्रैल 7 से जो हियरिंग शुरू होगी वो सिर्फ एक मंदिर या एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है जहां डिसाइड होगा कि फेथ और फंडामेंटल राइट्स के बीच बैलेंस कैसे बनेगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।